हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अबाउट यूपी पीसीएस मेंस। और इसमें यूपी स्पेशल का 2 जीएस पेपर है, जीएस 5 और जीएस 6। तो इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद जीएस 5। और इसमें जो भी सिलेबस का पॉइंट्स हैं सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और देन उसके बाद वी विल स्विच ओवर टू जीएस 6। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक हैंड रिटन फॉर्मेट में से क्रिएट किया गया है। और इसे क्रिएट करने में जो भी मल्टीपल सोर्सेज हैं विच इज़ रेलेवेंट टू अस, मल्टीपल बुक्स हैं जो भी आप लोग पढ़ते हैं। और कहीं कहीं आप आगे में देखेंगे जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से भी कंटेंट को लिया गया है। तो मकसद यही है कि कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट कोई एस्पेक्ट है वो छूटे नहीं। बट ये भी ध्यान में रखा गया है कि इररिलेवेंट चीज़ों को या फिर मतलब इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक बैलेंस यहाँ पर मेंटेन किया गया है, ना कि ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हो जाए कि ओवरवेलम ही हो जाए। ठीक है, तो इस सीरीज़ का जो एक फर्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्री 1857 रिवॉल्ट। अब ये क्या है कि 1857 के पहले हमने जीएस में पढ़ा है ना कि वहाँ पैकास का हुआ था उड़ीसा में, 1817 में हुआ था। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि संथाल हुल हुआ था जो बिहार झारखंड का एरिया है, साल 1855-56 में। ठीक है, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी तो कुछ हुआ था, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि उस समय का जो उत्तर प्रदेश था वो कैसा था, उस समय में कौन कौन किंगडम्स था, उस समय मतलब क्या ऐसा हो रहा था जो जो कि आगे जो प्री 1857 जो रिवॉल्ट हुआ यूपी में उसको शेप किया। ठीक है, तो उस समय का जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसका फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जानना कि देखो, जब औरंगजेब जब डिमाइस हो गया, जब वो राजा नहीं रहे 1707 एडी में, और जो उनके सक्सेसर्स हुए वो काफ़ी वीक थे। अभी वीक कहने का मतलब ये था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था वो बहुत कम हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मोहम्मद शाह रंगीला थे, तो क्या होता था ना पहले, जैसे एक सीट ऑफ एम्पायर है, दिल्ली हो आगरा हो, एक सीट ऑफ एम्पायर है। इसको हेल्प करने के लिए इसके सबॉर्डिनेट, इनके नीचे फिर बहुत सारे क्षेत्रीय किंगडम्स हुआ करते थे जो कि इन्हें रेवेन्यू सप्लाई किया करते थे, प्लस इनका जो पॉलिसीज था वो इम्प्लीमेंट किया करते थे। और जब ज़रूरत लगा वॉर के टाइम पर तो अपने आर्मी को भेजा भी ये किया करते। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रांग शासन चला करता था विद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो सेंटर में बैठे हैं ये जो ऑर्डर देंगे वही होगा। बट क्या हुआ, जब यही वीक पड़ गया तो इनके जो ऑर्डर्स थे ये नीचे वाले नहीं फॉलो करना स्टार्ट किए। जब वो नहीं फॉलो करना स्टार्ट किए तो यही हो गया ना कि वो सेमी इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब कि ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारा अथॉरिटी को हम नहीं मानेंगे, वो बोला मानेंगे, लेकिन आप लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए मैं उसे पूरा नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से मानूंगा जो मुझे सही लगे। ठीक है, तो यही हुआ सेमी इंडिपेंडेंट हो। तो ओरिजिनल जो था ना वो डिसइंटीग्रेट होता चला गया। जो पहले हैवीली सेंट्रलाइज था वो अब टूटना शुरू हो गया क्षेत्रों में। तब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब देखते हैं आगे। क्या हुआ कि एक नवाब ऑफ अवध हुआ करते थे, उनका नाम था बुरहान उल मुल्क। इन्हें ही हम लोग सादात खान भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अब सीधा सीधा बोल दिया कि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन मैं उसे पूरा नहीं मानूंगा। इन्होंने एक मतलब अवध हो गया, लखनऊ हो गया, इन सबको अपना एक सेपरेट क्रिएट किया। बोला कि मैं अब यहाँ का राजा हूँ। हाँ ठीक है, आप मुगल हैं, मैं आपको कंसिडर करता हूँ, लेकिन मैं अपने टर्म्स के हिसाब से मैं यहाँ पर राज करूँगा। उसी तरह से रोहिलखंड था, यहाँ पर भी कुछ अलग लोग आए, अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम क्रिएट कर दिए। बुंदेलखंड था, यहाँ पर भी पहले मराठाओं का था, बाद में यहाँ पर अंग्रेज भी आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, वो हम देखेंगे हम लोग आगे में। तो यहाँ पर भी एक अलग हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ कि जाट्स भी आ गए। जाट ने बोला कि जो मथुरा का एरिया है, आगरा के पास का एरिया है, राजस्थान का, उधर दिल्ली का, बोले ये एरिया मेरा है, अब मैं यहाँ पर राज करूँगा अपने हिसाब से। उसी तरीके से जो अपर दोआब है और मिडिल दोआब यहाँ पर भी बट गए। अपर दोआब में आ गए नजीब खान, और मिडिल दोआब में आ गए फर्रुखाबाद के नवाब। अब ये दोआब क्या है ना, मान लो दो नदी है, गंगा है, यमुना है, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो इसके बीच का जो हो ना रीजन, ये होता है दोआब। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग 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 हो गए। अब आप समझो, पहले एक था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पे थ्रू आउट जो है वो बस एक ही थे एम्परर, उनका नाम था, जो भी मुगल थे, सपोज औरंगजेब थे तो औरंगजेब का ये पूरा शासन था।
अब यहाँ आप देखो इसी क्षेत्र में यूपी जो का जो मैप ड्रॉ किया है, इसमें अब कितने हो गए, नवाब ऑफ अवध बोले अपने हिसाब से, या बुंदेलखंड में अलग हो गए, नवाब ऑफ फर्रुखाबाद हो गए, दोआब में अलग हो गए, जाट्स आ गए, रोहिलखंड आ गए, रोहिल्लास मतलब आ गए। तो अब सोचो कि कितने अलग अलग तरह से यही अब लैंड गवर्न होना शुरू हुआ। यही हुआ ना डिसइंटीग्रेट होना एक अंपायर का। अब देखते हैं नीचे थोड़ा कि नवाब ऑफ अवध जो थे, ये फाउंडर कौन था इनका, तो था बुरहानुल मुल्क। हमने देखा तो यहाँ था सदात खान। तो इन्होंने फाउंड कब किया, तो 1722 में। ये इनका ओरिजिन कहाँ था, तो ईरान में था, वो पर्शियन थे। ये जब आए तो उसके पहले लखनऊ में शेखजादा का राज था, ये एक तरह के गवर्नर हुआ करते थे मुगल के। तो बुरहानुल मुल्क ने इन्हीं शेखजादाओं को हरा दिया, और साथ में राजा मोहन सिंह जो थे वो तिलोई के थे, उनको भी हरा दिया, और उनके लैंड को अक्वायर करके बोला कि ये अवध है, अब यहाँ पर मैं यहाँ का नवाब हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर राज करूँगा। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो, जो तिलोई है ना, मैंने मैप क्यों ड्रॉ किया, एक फेमिलियरिटी होगा ना, ऐसे में अगर जगह का नाम बोलूँ तो वो उतना साउंड नहीं करेगा, बड़ा आप अगर समझोगे कि ये है कहाँ, तो थोड़ा सा एक तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो देखो ये हो गया तिलोई। तिलोई के ठीक ऊपर में आप देखो ये है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या ये हो गया, ये आपका हो गया तिलोई। अब बगल में एक रेफरेंस के लिए आप रख लो बनारस। ठीक है, अब आते हैं तो बुरहानुल मुल्क ने अपना एक कोर्ट बनाया, उसे अपना एक ऐसे हेडक्वार्टर कंसिडर किया। कहाँ किया, तो फैजाबाद में किया। ये कहाँ पर है, इट इज नियर टू अयोध्या। ठीक है, ये अयोध्या के ही पास में हुआ। हाँ, और बाद में हम लोग ये देखेंगे कि यही फैजाबाद उनका पहला राजधानी भी बन गया। ठीक है, बट वो बात का बात है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अयोध्या, ये हमारा अयोध्या है, इसी के आसपास एक फैजाबाद है, और इसी फैजाबाद में बुरहान उल मुल्क ने अपना पहला कोर्ट बनाया, जो कि इनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, अब आते हैं, ये बात हो गया साल 1722 का। अब आते हैं 6 साल बाद 1728 में क्या हुआ कि नवाब ने बनारस, जौनपुर, इन दोनों को मुगल से अक्वायर कर लिया। कैसे अक्वायर किया, तो उस समय के जो एम्परर थे उनका नाम था मोहम्मद शाह, वही मोहम्मद शाह रंगीला। तो इनके एक जागीरदार हुआ करते थे जिनका नाम था मुर्तुजा खान। तो नवाब ने मुर्तुजा खान के साथ मिलकर के उनका जमीन को अक्वायर कर लिया। अब ये जागीरदार कौन है, तो जागीरदार मतलब होता है कि जब सपोज एक एम्परर है, उसने कोई एक पर्टिकुलर जमीन का जागीर दे दिया एक आदमी को कि तुम्हारा वो काम है वहां पर टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, और तुमको मुझे देना, अपना आर्मी को मेंटेन करो, और जब मुझे तुम्हारे हेल्प लगेगा आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, आई विल टेक एवरीथिंग मतलब कि आई विल टेक योर आर्मी, टेक योर मनी फ्रॉम यू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया जागीरदार। हाँ, तो ये मुर्तुजा खान जो जागीरदार थे, इनसे नवाब ने बनारस और जौनपुर ले लिया और अपने अवध में मिला लिया। देखो कैसे टूट रहा है, ये जो पहले एक छत्र राज था मुगल का, अब उसके अंडर में ही थे नवाब, बट अब नवाब बोले कि नहीं, मैं अपनी तरह से राज करूंगा। अब देखो टूटना शुरू हो गया ना, पहले लखनऊ लिया साहिबजादा से, अब बनारस भी ले लिया, अब जौनपुर भी ले लिया। ठीक है, अब आया साल 1740, यहां पर थे सफदरजंग। सफदरजंग ने कैपिटल को मूव फ्रॉम अयोध्या टू फैजाबाद। ठीक है, ये एकदम आपको ध्यान में इस बात को रखना है। सबसे पहला कोर्ट बनाया था ऊपर फैजाबाद में। ठीक है, लेकिन हु मूव द कैपिटल फ्रॉम अयोध्या टू फैजाबाद, वो सफदरजंग थे, एंड उन्होंने अहमद शाह को थ्रोन पे डाल दिया। किसके थ्रोन पे, तो मुगल के थ्रोन पे। ये कौन थे, ये अहमद शाह, ये वाज द सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अब जब इन्होंने अहमद शाह को थ्रोन पे तो डाला, इसके एवज में क्या किया कि इलाहाबाद ले लिया उनसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्प किया, हेल्प तो किया थ्रोन पे जाने के लिए, लेकिन इलाहाबाद भी ले लिया। देखो कैसे और तोड़ा ना एम्पायर को। कब किया, 1748 में किया। तो ये सफदरजंग नाम था इनका। ये जो भी लोग दिल्ली में होंगे वो जानते होंगे, वहाँ पर उनका टॉम्ब भी है, टूम्ब, उनका टूम्ब वहीं पर है। वहाँ पर एक एनक्लेव है इनके नाम से, वहाँ पर एक थोड़ा एयरपोर्ट भी है, सफदरजंग एयरपोर्ट है वहाँ पर। और जो लोग मतलब गए होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ पर एक ढाबा भी है बहुत फेमस, राजेंद्र ढाबा। खैर ठीक है, तो देखो मतलब कि ये कैसे अक्वायर किया इन्होंने। सबसे पहले अपना राजधानी को शिफ्ट किया फैजाबाद में, फिर क्या किया कि अहमद शाह को एक गद्दी पर डाल देगा, अब आप मुगल बादशाह हो गए, और फिर बाद में उनसे इलाहाबाद भी ले लिया। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट 4 है, ये एक सेपरेट टॉपिक ही है जो कि कल्चर का, जो कि हम लोग कमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि अवध जो है इट बिकेम द सेंटर फॉर पर्शियन कल्चर। वो लोग कहाँ के थे, वो लोग ईरान के थे, तो अपना कल्चर का तो वो लोग रखेंगे ना। उर्दू हो गया, उर्दू कैसे हुआ, पर्शियन हो गया, फिर यहाँ पर कोई और भाषा, सब भाषा मिल करके एक नया लैंग्वेज बन गया उर्दू। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, चिकनकारी, एम्ब्रॉयडरी, कपड़े में होता है, साड़ी में होता है, चिकनकारी बोलते हैं। तो बहुत कुछ का एक सेंटर बना अवध, जो हम लोग इन डिटेल्स कल्चर के जब टॉपिक आएगा वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं।
इसमें अब देखते हैं, एक नवाब थे असफ उद दौला, उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। किस साल में किया? तो साल 1775 में कर दिया। ठीक है, ये अब याद रहेगा कैसे कैसे कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। ओके, देखा ना हमने यहाँ पर फ्रॉम अयोध्या से किया ना फैजाबाद, अब ये क्या कर दिया फैजाबाद से लखनऊ। यही बाद में ब्रिटिश भी एक्सेप्ट किया और आज भी तो लखनऊ ही है। अब देखते हैं आगे। अब इसी बीच में क्या हो रहा था ना कि एक्सटर्नल इन्वेजन भी हो रहा था। किसके द्वारा? तो नादिर शाह। अब नादिर शाह जब आया तो कहाँ से आया? फ्रॉम पर्शिया। तो ये आया मोहम्मद शाह के ही रेन में आया। ये वही नादिर शाह है जो है कि जो आज का चांदनी चौक है वहां से अनाउंस किया था कि किसी को नहीं छोड़ने का है। तो आज वो जगह आज भी है। तो देखो, जो लोग को ना हिस्ट्री से उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो जब जो चीज़, अब हिस्ट्री ऐसा चीज़ है, दो दिल्ली हो लखनऊ हो, उसको उसके हर इंच में एक इतिहास छुपा हुआ है। तो आप कभी थोड़ा सा एक बार देखो वो एरिया को भी, आप देखो कैसा यहाँ पर ये हुआ था, ये मैंने किताब में पढ़ा है, ये वहाँ पर देखो सामने में ये, तो आप उसको ना एक कोरिलेट कर पाओगे और थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी आएगा, फिर वो बोरिंग फील नहीं होगा। तो हिस्ट्री की एक कहानी है ना, कहानी सुनना किसे नहीं पसंद है। ठीक है, तो देखो ये हो गया नादिर शाह ने, इसने भी प्लंडर किया, अटैक्स किया, बहुत कुछ किया इंडिया में, दिल्ली में आसपास में। ठीक है, फिर आया अहमद शाह अब्दाल, यही है दुर्रानी। तो ये कई बार आया, 1748 से लेकर के 1767 के बीच में आया। उस समय जो रूलर थे वो थे, एक तो पहले मोहम्मद शाह थे रंगीला, फिर उनका बेटे आराम शाह, फिर वहाँ पर आया आलमगीर टू, फिर वहाँ पर आया शाह आलम टू। और शाह आलम टू के टाइम पर हुआ बैटल ऑफ पानीपत 1761, जबकि इन्होंने मराठाओं को हरा दिया, कंबाइंड आर्मी को हरा दिया और एक तरह से अपना एक छत्रराज भी कर लिया था। हाँ, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी था उस समय में, बट बट उनके प्रेजेंस में ही ये सब कुछ हो रहा था। और क्या है कि जो मुगल एम्पायर है वो लगातार ही अब देखो डिसइंटीग्रेट करता ही जा रहा है। एक्सटर्नल में देखो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी तंग कर, वो भी हरा रहा है बैटल्स में ना। 1757 में हराया, 1764 में हराया, इसी बीच में एक अहमद शाह अब्दाली भी आगे 1767 में इसने भी हरा दिया मुगल को। तो आप सोचो कि उसका जो क्रेडिबिलिटी वो कितना गिर रहा था, है ना। और जब गिर रहा था क्रेडिबिलिटी सेंटर पावर का ही, तो जो पार्ट उनको सपोर्ट कर रहा था, एक छोटा मोटा किंगडम था, वो लोग भी तो हट गया अपना। ठीक है, तो जब हटा तो उसमें से एक और बन गया, कौन था? वो रोहिलखंड। रोहिलखंड क्या था? वो पठान, जो पश्तून ऑफ द अफगानिस्तान, जो कि मोहम्मद शाह के ही रेन में ज्यादा करके वहां पर आना स्टार्ट कर दिए थे। और जब अहमद शाह का जब इन्वेजन हुआ उस समय में अली 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 मोहम्मद शाह सेटअप रोहिलखंड बिटवीन कुमाऊं इन द नॉर्थ एंड गैंजेस इन द साउथ। कुमाऊं पता है उत्तराखंड का पार्ट है, ये आपका हो गया ना गंगा। तो ये जो रीजन हो गया, इट वाज कॉल्ड एज रोहिलखंड बाय द रोहिल्लाज। ठीक है, आप दिल्ली में रहोगे तो वहां पर एक एरिया ना सराय रोहिल्ला। ठीक है, बट वो अलग है, ये अलग है। मैंने एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बोला कि आप थोड़ा एक समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग फर्रुखाबाद का। हमने मैप में देखा था नवाब ऑफ फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर क्या था कि एक व्यक्ति थे, इनका नाम था मोहम्मद शाह बंगश। इन्होंने क्या किया, फारूक सियार को हेल्प किया कि आप मुगल बादशाह बन जाओ। ठीक है, तो तो खुशी में जब ये बन गए तो साल 1714-15 में इन्होंने जमीन दिया कि अब तुम वहां पर राज करो। ठीक है, किनको दिया? मोहम्मद शाह बंगश को दिया। और इन्होंने ही एक शुक्रिया के तौर पर इनके ही नाम पर बनाया फर्रुखाबाद। ठीक है, अब आए जाट्स भी। जाट क्या थे ना, वो लोग खेती करते थे, किसान थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, बट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सर्ट देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द लैंड। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि एरिया अराउंड आगरा, मथुरा, दिल्ली, राजस्थान, तो यहाँ पर एक जाट स्टेट बनाया गया। किनके द्वारा? बाय चूरामन एंड बदन सिंह जी इन भरतपुर साल 1707 में, राजस्थान। ठीक है, तो इनके एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, इनका नाम था महाराजा सूरजमल जी। इन्हें कहा था कि इज द ग्रेटेस्ट जाट रूलर। इन्होंने लोहगढ़ का किला भी बनवाया, जो कि हम लोग आगे कल्चर के पार्ट में देखेंगे। फिर उन्होंने एक बार आगरा को भी कैप्चर किया और आगरा किला के अंदर में भी वो गए थे 1761 में। ठीक है, ये हमने पहले ही देख ही लिया था कि औरंगजेब का डिमाइस हो गया था। जब इनका डिमाइस हुआ, फिर बाद में जागीरदारी का क्राइसिस आ गया। क्या था ना कि देखो, जागीर मतलब कोई जमीन का पार्ट, अब बहुत सारे जागीरदार हो गए और जमीन है बहुत कम, तो कैसे किसको दिया जाएगा? तो यही हो गया जागीरदारी क्राइसिस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इतना बैकग्राउंड समझने के बाद अब हम लोग आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्री 1857 रिवॉल्ट। स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? ये लिखेंगे कि यूपी वाज द एपिसेंटर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड इट वाज द मोस्ट डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ religion, ethnicity and proximity to the Mughal Empire at Delhi। देखो,
ये तो हमें पता ही है कि अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग उसका ज्योग्राफी है। एक ऐसा तो नहीं है कि हर जगह सीधा जमीन है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं पानी का कमी है, कहीं बहुत पानी है, ठीक है, और बहुत डाइवर्स है। रिलीजन ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही कोई धर्म है, नहीं है। एथेनिसिटी बहुत अलग है ना, कोई वहाँ पर अफगान है तो कोई वहाँ पर मुगल के टाइम कोई मुगल का है, कोई वहाँ पर जो इंडिजिनस लोग हैं वो है। एंड वॉज प्रॉक्सिमिटी टू मुगल एम्पायर। अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है, कोई हलचल मच रहा है, तो उसका वाइब्रेशन आएगा ना, जो उसके नेबरिंग यूपी है आज का, वहाँ तक तो आएगा ही। वही हो रहा था। अगर नादिर शाह दिल्ली में गया, कुछ गलत किया, उसको उसका असर थोड़ा आगे पार्ट में भी तो हुआ। तो ये सिर्फ बोला जाता है कि अगर कंटिन्यू ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, तो आपको सीधा एक ही लिखना है, इंट्रो। यूपी वाज द एपिसेंटर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एज वेल एज मोस्ट डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एथनिसिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द मुगल एम्पायर एट दिल्ली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैप में, देखते हैं थोड़ा। ये मैप का काम अब देखो आगे आने वाला है, तो एक बार थोड़ा पहले मैप देख लेते हैं। अच्छा देखो, 3 जगह है ना, बरेली, बहराइच, बस्ती। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। कैसे, आप याद रखो, एक नेमोनिक है, एंड आई डोंट मीन टू डिमीन एनीवन, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बरेली नाम तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ये तो ठीक है, एक बहुत फेमस नेम है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बरेली में रिच भी बस्ती में रहते हैं। ठीक है, बस्ती में रहते हैं। ठीक है, बरेली तो जानते हो, बहुत वेरी फेमस प्लेस, वेरी फेमस नेम बरेली। बरेली में रिच भी मतलब बहराइच, बस्ती में रहते हैं। अब बस्ती के बगल में क्या है, तो गोरखपुर है। बस इतना ही याद रखना, ये चारों में कभी भूलोगे नहीं। बरेली, बरेली में रिच भी बस्ती में रहते हैं, अब बस्ती के बगल में गोरखपुर है। बस आपको ये तो पता ही है, बुंदेलखंड, झांसी वगैरह तो आपको आइडिया होगा ही। एक ध्यान में रखना, यहाँ पर है अलीगढ़, यहाँ पर हाथरस। अलीगढ़ है, उसके जस्ट चिपका हुआ है हाथरस, बस। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में करोगे तो यहाँ पर लिख देना, ये यूपी मैप ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो सिविल अपराइज, सिविल का मतलब क्या हुआ, सिविल और मिलिट्री। तो सिविल मतलब कि आम जनता का, आम जनता ने आवाज उठाया, किसके, कहाँ उठाया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, साल 1781। क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश। अबे ब्रिटिश का काम क्या था, ईस्ट इंडिया में लगातार युद्ध लड़े ही जा रही थी। मराठा हो, मैसूर वार हो, हैदर अली जी थे यहाँ पर, टीपू सुल्तान जी थे यहाँ पर पेशवा थे, सदाशिव राव थे, बहुत लोग थे, एकदम युद्ध लड़े ही जा रहे थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी, अब उनको फंड तो चाहिए फॉर देयर हैवी, फॉर मीटिंग द डिमांड ऑफ द वॉर। तो इसीलिए उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अब कैसे किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने स्टार्ट किया इजारादारी सिस्टम। मतलब ये हुआ कि सपोज गवर्नर जनरल ने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए टैक्स चाहिए, तो वो करते बिडिंग करते, मतलब बिड करो। तो एक ने बोला कि मैं इसका 1 लाख दूंगा, दूसरे ने बोला मैं 2 लाख दूंगा, तीसरे ने बोला मैं 1.5 लाख दे पाऊंगा, चौथे ने बोला मैं 5 लाख दूंगा। ठीक है, तो ये 5 लाख जिसने बिड किया, इसे भी मिल गया उस एरिया का रेवेन्यू। अब आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और वॉरेन हेस्टिंग्स तक पहुंचाओ। ठीक है, जो वो कलेक्ट करता था उसे बोलते थे इजारादार, और रेवेन्यू फार्मर मतलब रेवेन्यू की खेती वो कर रहा था। ठीक है, वही मैंने लिखा है, बिडिंग फॉर राइट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड हाईएस्ट बिडर वन। ठीक है, तो अब इतना हैवी टैक्स हो गया कि यहाँ पर लोग उसको अपोज कर दिए। अब देखो, इसी बीच में क्या हुआ था कि एक मेजर अलेक्जेंडर हेने नाम का एक व्यक्ति था, जो कि इजारादार था गोरखपुर का, बहराइच का, और 22 लाख पर ईयर के हिसाब से इसने इजारादारी से मिला था। और ये तो बहुत ज़्यादा था। तो इनके जो सबॉर्डिनेट थे उसे वहाँ के ज़मींदार ने मार दिया। अब क्यों मारा, देखो ज़मींदार का काम था ना मेन, कि टैक्स को वसूलना, रेवेन्यू को लेना, अंग्रेज तक देना, बट इनके ही काम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बाय द इजारादार, गुस्सा हो गया, मार दिया। यही हुआ था। तो अब मारो तो ऐसे नहीं कि एक आदमी जाके मारो, ये अपने आपने अदर जो भी इनके साथ में सपोर्टर होंगे, लोग होंगे, तो जो आम इंसान होंगे उनको लेकर के मारा। डू डेट व्हाट इज सिविल अपराइजिंग। आगे अब वापस से आते हैं, अवध सिविल अपराइजिंग 1799। अच्छा देखो, ये जो टर्म्स लिखा है ना कि सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती, अवध सिविल अपराइजिंग, ये कहने को एक कीवर्ड तो नहीं है, बट देन टेक इट एज ए कीवर्ड ओनली, क्योंकि ये मल्टीपल बुक्स में एज इट इज लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे ही बस आप लिख दोगे एग्जाम में, सेम वर्ड आप लिख दोगे, तो एग्जामिनर को फील आएगा ना कि आपने उस बुक से शायद पढ़ा है। तो एज इट इज आप लिखना, कोई डिफिकल्ट वर्ड तो है नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता। तो वहाँ के एक नवाब थे, वजीर अली खान। हमेशा ध्यान रखना, वजीर अली, देखो वाजिद होगा वो अलग थे, ठीक है ना,
ये थे वजीर अली खान नवाब थे। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय सदात अली खान टू। वन कौन थे? जो थे फाउंडर, वन नहीं है, टू है। एंड वॉज पेंशनड इन बनारस। क्या हुआ कि इनके हिसाब से ये अपना काम तो ठीक से कर रहे थे, बट अंग्रेजों ने इनको हटा करके सदात अली खान को डाल दिया और इन्हें बनारस भेजा। तो तुम जाओ, अब तुम रहो बनारस में। ये वहां से निकले किसी तरीके से, अपने लोगों को लिया और ब्रिटिश रेसिडेंट जो हुआ करते थे जॉर्ज चेरी, उनको मार दिया। और जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे बनारस के, उनको भी, उनके ऊपर भी अटैक किया, घायल किया। और इससे ही बोलते हैं मैसेकर ऑफ बनारस। ये जो रेसिडेंट है ना, ये क्या होता है, मान लो कोई एक किंग का कोई पैलेस है, मान लो, ठीक है। इस पैलेस में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये अपने एक आदमी को यहाँ पर रख देता था। ये आदमी का काम ये था कि जो लोकल राजा है, ये किसके साथ युद्ध करेगा, किसके साथ दोस्ती करेगा, ये कितना टैक्स लेगा, ये क्या कुछ करेगा, सब कुछ बिना इस रेसिडेंट के परमिशन के पॉसिबल ही नहीं था। तो एक तरह से आप राजा तो थे, आप नवाब तो थे, लेकिन रेसिडेंट अगर आपने के खिलाफ हो गए तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये कितना अहम पोस्ट था ये। तो उतने अहम आदमी को ही वहाँ के नवाब जो थे वजीर अली खान ने मार दिया और अटैक कर दिया वहाँ के मजिस्ट्रेट को। इसी को बोलते हैं मैसेकर ऑफ बनारस, साल 1799। तो जब ये देख लिया कि अब तो बनारस में रख नहीं पाएंगे, तो उनको फोर्ट विलियम भेज दिया गया, जो कि कलकत्ता में है। वहाँ उन्होंने 17 साल तक वहाँ पर रहे। तो देख लिया हमने सेकंड पॉइंट। अब हम देखते हैं डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड। वंस अगेन ये एज इट इज लाइन लिखा हुआ है, बहुत किताबों में लिख देना एज इट इज, ठीक है। अब नहीं लिख पाओगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, बट ऑलवेज एडवाइसेबल, जो अदर बुक्स में कई बार लिखा हुआ है सेम लिखो तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा ना एग्जामिनर के पास। तो लिखेंगे इसमें क्या हुआ था कि बुंदेलखंड जो था ना, वो इट वाज अक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। पहले बुंदेलखंड में कौन थे? तो मराठाओं का राज था। तो अभी सेकेंड एंग्लो मराठा वार के तहत अंग्रेजों ने मराठा से ये छीन लिया और वहां पर आ गए। अब जब आए तो क्या किया उन्होंने, बस अपना, उनका तो एक ही काम ही था, अगर टैक्स बढ़ाओ, लोगों को तंग करो। तो वहां पर एक लक्ष्मण दावा हुआ करते थे, वो किलादार थे। किसके? तो अजयगढ़ का किला था, उसके वो थे किलादार। तो जब जैसे ही वहां पर अंग्रेज आए तो इन्होंने तो ठीक है हल्का सा कुछ रेजिस्टेंस किया, बट वो सरेंडर कर दी। ठीक है, आप क्या ही अब कर सकते हैं वहां पर। लेकिन ऐसा सब ने नहीं किया। वहां दरिया सिंह जी भी एक थे, जिन्होंने कि फियर्स रेजिस्टेंस, वो युद्ध लड़ गए अंग्रेजों से 1812 में। बहुत तंग किया उनको, और जब इतना तंग किया कि अंग्रेजों ने बाद में इकारानामा साइन किया, विच वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक ऑब्लिगेशन था, जो भी चीफ था बुंदेलखंड का, कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जिसको कि बाद में गोपाल सिंह जी ने साइन किया था। ठीक है, अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, नो टैक्स कैंपेन इन बरेली। फिर वंस अगेन टैक्स, ये टैक्स ही है हर चीज, हर जगह का। जो इलीगल टैक्स है, इलीगल लैंड एविक्शन है, सब कुछ का जर वहीं से स्टार्ट, बिकॉज इट वॉज ईस्ट इंडियन कंपनी। उनको मेन क्या था? प्रॉफिट कमाओ, बस दैट्स इट। लोगों को कुछ नहीं सोचना है, अपना टैक्स कमाओ, इन पे राज करो, गलत नीतियों से राज करो। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद एवाज नाम का एक व्यक्ति थे, जो कि बरेली में थे। अब यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि हाउस टैक्स को डाल दिया, चौकीदारी टैक्स को डाल दिया। अब ये सब चीज अननोन था वहाँ के लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करते थे, बट ऐसे कि वहाँ से एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब वहाँ से तो पहले एक पुलिस को डाल दिया। अब बोलता है उस पुलिस के लिए भी मुझे टैक्स चाहिए। आपने घर बनाया, अब इसके लिए भी टैक्स चाहिए। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वो कभी ऐसा होता नहीं था। तो इसीलिए एक नो टैक्स कैंपेन लॉन्च हुआ बरेली में साल 1816 में, द घरी टैक्स एंड द चौकीदारी टैक्स। लेटर दिस स्प्रेड टू पीलीभीत, शाहजहानपुर एंड रामपुर इन द तराई रीजन ऑफ यूपी। ठीक है, अब हुआ अपसर्ज इन हाथरस साल 1817। देखो फिर से आए ना वही, ड्यू टू द हाई लैंड रेवेन्यू। अंग्रेज को पैसा ही चाहिए था, सब जगह से लोगों को तंग करके रखा था। ये लीड किन्होंने किया था? तो राजा दयाराम सिंह जी ने इसको लीड किया था। अब क्या हुआ, पहले अगर रेवेन्यू देना था सपोज 100 रुपया, 100 रुपीज, बाद में इन्होंने कर दिया 1 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है ना कि आप एक दिन में आए, अब तुरंत में, ये ऐसे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने को मैं बोल रहा हूँ। अब सीधा 100 से आपने 1 लाख कर दिया, तो इतना लोग कैसे दे पाएंगे? अभी जो राजा दयाराम सिंह जी थे, ही वाज द तालुकदार ऑफ अलीगढ़। ये क्या होता है तालुकदार? इट वाज द, ये हेरिडिटरी होता है, मतलब कि इनके बेटे भी वही होंगे, फिर इनके बेटे भी वही होंगे। तो ये लोग का काम था टैक्स को कलेक्ट करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। दे वर द हेरिडिटरी लैंड होल्डर्स। ठीक है, अब ये कहाँ के थे? तो ये थे अलीगढ़ के, जो मैंने मैप में दिखाया था ना, यहाँ पर अलीगढ़ है, जस्ट बगल में हाथरस है, दिखाया था मैप में।
तो यहाँ के वो अलीगढ़ के थे, लेकिन उनका एक किला हुआ करता था जो कि हाथरस में था, उसका नाम था हाथरस फोर्ट, और उसे सेकंड भरतपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो टैक्स थे ये टैक्स नहीं दे पाए, जिस कारण से अपसर्ज हो गया ना, अटैक हो गया, एक तरह से फियर्स रेजिस्टेंस हो गया कि मैं नहीं दे पाऊंगा टैक्स। ठीक है, तो यही था इस टॉपिक में। तो इसी तरीके से आगे भी पूरा GS5 एंड GS6 होगा। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू।